Hello friends, myself Dr. Pooja Agrawal and today I am going to tell you regarding bad oral habits in children. अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के दांत बाहर की तरफ होते हैं या होंठ प्रोट्रूडेड होते हैं, यानी कि ऊपर वाला होंठ ज़्यादा मोटा होता है, या कुछ बच्चों के लिप्स इनकम्पिटेंट होने की वजह से दांत बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देते हैं, थोड़े फैले हुए दिखाई देते हैं, और अक्सर बच्चों में फेस की लुक भी कुछ अलग टाइप की लगती है उनके दांत नॉर्मल ना होने की वजह से। सो व्हाट इज़ दीज ऑल अबाउट? अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे के दांत बाहर निकल गए हैं, इनको आप अंदर कर दीजिए तार लगा के, या इसका होंठ देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, या इसकी चिन थोड़ी दबी भी लगती है। सो फ्रेंड्स, लेट मी बी वेरी क्लियर। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सारी प्रॉब्लम क्यों हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे में किसी तरह की बैड ओरल हैबिट्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे थम्सअप करते हैं, यानी कि अपना अंगूठा पीते हैं, कुछ नेल बाइट करते हैं, अपने नेल्स को बाइट यानी कि काटने की एक हैबिट होती है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैड ओरल हैबिट्स, और आज मैं इन्हीं के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप हमेशा दांतों की या फेस की लुक की तरफ ही पेरेंट्स का ज़्यादा फोकस रहता है, जबकि मैं अपने सेशन में हमेशा बच्चों के पेरेंट्स को ये चीज़ बताती हूँ कि अगर बच्चों के दांत ख़राब हैं तो दांतों को तो हम ठीक कर देंगे, बट ये जो इनका मेन कॉज है, अगर कोई बैड ओरल हैबिट है, उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। पेरेंट्स कहते हैं कि उस तरफ इतना ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है, बट येस ज़रूरत है। आप ये नहीं समझ पाते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभी सोशल स्टिग्मा का भी शिकार बनते हैं, यानी कि टीजिंग जिसे कहना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं 5-7 साल के, उनके साथ के बच्चे कई बार उन्हें चिढ़ाते हैं कि भाई तुम्हारे दांत बाहर है, या तुम अंगूठा पीते हो, तुम तो अपने नेल्स को काटते हो। तो हम डेंटल ट्रीटमेंट के साथ साथ इसमें बिहेवियरल काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। बट इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं, काउंसलिंग की ज़रूरत है या नहीं, वो तो बीइंग अ पेरेंट्स आप तभी जान पाएंगे जब सबसे पहले आप इस चीज़ को सीरियसली समझेंगे कि बच्चे में बैड ओरल हैबिट्स इनकल्परेट हो रही है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ बैड ओरल हैबिट्स, ताकि उनको समय रहते ही हम बचपन में ही सॉल्व कर दें और बच्चे को बड़े होने पर इन सब प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। फ्रेंड्स, सबसे कॉमन जो डेंटल ओरल हैबिट्स बैड जिसे मैं बोलूँगी वो देखने को मिलती है, वो आप सबको पता ही होगा, दैट इज़ थंब सकिंग। थंब सकिंग इज़ अ बैड ओरल हैबिट जिसमें बच्चा अपने अंगूठे को कुछ इस तरह से चूसता है। बट ये बैड ओरल हैबिट्स भी दो तरह की होती है, वन इज़ एक्टिव एंड वन इज़ पैसिव। एक्टिव बैड ओरल हैबिट होती है जब बच्चा दिन के समय अपने अंगूठे को चूस रहा है। वो कुछ अगर लोनली है या एंजाइटी लेवल है बच्चे को, और बच्चा स्ट्रेस में है, तब बच्चा एक्टिवली अंगूठे को चूसता है। दिन में अगर बच्चा फ्री है तो भी अंगूठे को चूसता है। ऐसा करते टाइम क्योंकि बच्चा एक्टिवली चूस रहा होता है तो धीरे धीरे उसका ऊपर वाला होंठ प्रोट्रूडेड हो जाता है या मोटा हो जाता है, और उसके दांत भी बाहर आने लगते हैं। और दूसरा होता है पैसिव थंब सकिंग। पैसिव थंब सकिंग में बच्चा दिन के समय तो थंब सक नहीं करता है, बट रात के समय सोते हुए ही थंब सक करता है, या ये कह लीजिए बच्चे को नींद ही तब आती है जब वो अंगूठा पीता है। इसको हम पैसिव थंब सकिंग कहते हैं। ये उतना एग्रेसिवली तो बच्चा नहीं करता है, बट व्हाट ही डज, सोते टाइम बस वो अंगूठे को मुंह में रखता है। ऐसा करने से भी बच्चे के दांत बाहर आते हैं, बट कंपैरेटिवली कम आते हैं। सो सबसे पहले थंब सकिंग को आपको रोकना है। इसके लिए हम अप्लायंसेस भी बनाते हैं और साथ में बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि वो ऐसा ना करे, और हमारे साथ साथ आपको भी पूरा म्यूचुअल कोऑपरेशन देना पड़ता है बीइंग अ पेरेंट्स, कि आप बच्चे को निरंतर एक कंट्रोल रखें कि बेटे आपको थंब सकिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, देन let me talk about second common bad oral habit, that is the nail biting. नेल बाइटिंग शुरू तो बचपन में होती है, बट अगर इसे टाइम रहते ना रोका जाए तो ये बड़े तक पीछा नहीं छोड़ती। इस हैबिट में अक्सर बच्चे या बड़े इस तरह से दिखाई देंगे, यानी इस तरह से वो अपने नेल्स को बाइट करते हैं दांतों के बीच में रखकर। ये एक एंजाइटी या लोनलीनेस का भी एक पैरेलल इफेक्ट्स हो सकता है।
बट ऐसा करने से बच्चों के दांत धीरे धीरे घिसने शुरू हो जाते हैं। नेल्स तो घिसते ही हैं, साथ में दांत भी घिस जाते हैं। घिसने की वजह से दांतों में सेंसिटिविटी भी हो जाती है, क्योंकि इनेमल धीरे धीरे एब्रेड होने लगता है। सो ऐसे केसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को टाइम रहते आप डेंटिस्ट के पास ले जाएं। कुछ अप्लायंसेस की ज़रूरत है तो वो बनाए जाएं, और साथ में बिहेवियरल काउंसलिंग बच्चे की जाए, ताकि नेल बाइटिंग की बैड ओरल हैबिट को हम समय रहते रोक पाएँ। थर्ड बैड ओरल हैबिट इज़ टंग थ्रस्टिंग। ये हो सकता है आपने देखी हो पर इसका नाम आपने ना सुना हो। अक्सर आपने बच्चों को ऐसा करते हुए देखा होगा, जब वो थूक को या अपने खाने को निगलते हैं तो अपनी जीभ को नीचे और ऊपर वाले दांतों की तरफ आगे की तरफ पुश सा करते हुए लाते हैं, लाइक दिस। तो इसमें बच्चे ने खाना निगला, या कभी कभी टीनेजर या बड़े तक भी ये हैबिट होती है, और अपना खाना निगलते टाइम बच्चे ने अपनी टंग को थोड़ा आगे की तरफ पुश करते हुए मुंह बंद किया। दिस इज़ कॉल्ड टंग थ्रस्टिंग। टंग थ्रस्टिंग इज़ अगेन अ बैड ओरल हैबिट, जिसको हम कुछ अप्लायंसेस के थ्रू रोक सकते हैं। इसमें कुछ स्वरों का उच्चारण भी क्लियर नहीं होता है, यानी कि कुछ लेटर बच्चे के क्लियर नहीं होते हैं। तो अगर आप टंग थ्रस्टिंग को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे की स्पीच को तो आप सुन ही रहे हैं रोज़। अगर बच्चे के कुछ लेटर स, त, ल ये क्लियर नहीं है तो हो सकता है बच्चे को टंग थ्रस्टिंग की प्रॉब्लम है। सो देन दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक हिम और हर टू एन अप्रोप्रिएट डेंटिस्ट, सो दैट इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएँ। देन नेक्स्ट इज़ माउथ ब्रीदिंग। अक्सर आपने देखा होगा कुछ बच्चे या टीनेजर या बड़े माउथ ब्रीदिंग करते हैं। ये हैबिट भी बच्चों में ही शुरू होती है और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर हम नहीं करेंगे तो ये बड़े तक डेफिनेटली ये कंटिन्यू हो जाती है। इसमें अक्सर बच्चा ऐसे करता है, कुछ बच्चे केवल मुंह से ही ब्रीथ करते हैं, इसलिए हम इसे माउथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम कहते हैं। और कुछ बच्चे नाक के साथ साथ कुछ जो अंश होता है ऑक्सीजन का वो मुंह से लेते हैं। सो दिस इज़ कैन बी डन इंडिविजुअली और पैरेलली विद नॉर्मल ब्रीदिंग। सो माउथ ब्रीदिंग से अब आप बोलेंगे कि क्या खास फ़र्क पड़ता है, बट येस, माउथ ब्रीदिंग से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ साथ जो डस्ट पार्टिकल हैं या एयर की इम्प्योरिटीज़ हैं मुंह के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं। तो अक्सर ऐसे बच्चों में गम डिजीज़ ज़्यादा मिलेगी। गम डिजीज़ के साथ साथ जैसे ब्लड आना, ये आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि माउथ से ब्रीथ हो रहा है, बैक्टीरिया सलाइवा में भी जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में हम कैविटीज़ भी ज़्यादा देखते हैं। कई बार ऐसे बच्चों में ओपन बाइट दिखती है। ओपन बाइट मतलब जो ऊपर और नीचे के दांत हैं, क्योंकि माउथ से बच्चा ब्रीथ कर रहा है तो हल्का सा मुंह आगे की तरफ से खुला हुआ सा मिलेगा आपको इस तरह से, जिसकी वजह से अगेन कुछ डेंटल डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती हैं। सो दीज आर स्मॉल पैरेलल प्रॉब्लम कि अगर बच्चे को माउथ ब्रीदिंग है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को वो फेस करने लगता है। माउथ ब्रीदिंग की वजह से बच्चों में फेशियल डिफॉर्मिटीज़ भी दिखती हैं, यानी कि बच्चों में फेस की जो लुक होती है वो धीरे धीरे चेंज हो जाती है। दांतों में भी डेंटल डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेगी, कुछ दांतों की शेप चेंज हो जाती है, क्रूक टूथ हो जाएंगे, यानी कि दांत होंगे वो थोड़े टूटे फूटे से होंगे, उनमें क्रैक्स होंगे। सो दीज आर वेरी पिक्यूलर फीचर विच आई सी इन माई क्लिनिक डे टू डे प्रैक्टिस, जिसमें हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे को माउथ ब्रीदिंग से आपको रोकना है। बट इसमें कई बार डेंटिस्ट के साथ साथ आपको ईएनटी सर्जन की भी हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि ये अक्सर क्रोनिक स्वालोन टॉन्सिल्स की वजह से भी हो सकता है, यानी कि टॉन्सिल में अगर कुछ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, कुछ एबनॉर्मलिटी आम भाषा में बोलें, कोई पैथोलॉजी है, कोई डिजीज़ है छोटी मोटी, वो लंबे समय तक है, इसकी वजह से भी बच्चा नाक से ब्रीथ ही नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं हो, माउथ से ब्रीथ करने लगता है। तो इसमें डेंटल अप्लायंसेस भी बनते हैं और हम कुछ हद तक ईएनटी सर्जन्स की भी हेल्प लेते हैं। देन दी लास्ट बैड ओरल हैबिट इज़ टीथ ग्राइंडिंग। टीथ ग्राइंडिंग में अक्सर आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे दांतों को इस तरह से करते हैं, यानी कि अपने ऊपर और नीचे के दांतों को आगे पीछे रगड़ते हैं। इस हैबिट को भी बचपन में कंट्रोल करना फ्रेंड्स इजी होता है, आपके लिए भी और डेंटिस्ट के लिए भी। बट अगर वो टीन एज में चला जाता है या अडल्टहुड में चला जाता है, देन वो इतना फोर्सफुली और इतना एग्रेवेटेड हो जाता है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है।
क्योंकि इस तरह के डेंटल इश्यूज़ डेंटल होने के साथ साथ साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल भी होते हैं। कुछ एंजाइटी या कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेस, अकेलापन, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम से जब छोटे बच्चे, टीनेजर या बड़े गुजरते हैं तभी भी अक्सर टीथ को इस तरह से ग्राइंडिंग करते हैं। कुछ लोग केवल डे टाइम में करते हैं, बट अक्सर ज़्यादातर ये देखा गया है कि दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम हैपन्स इन नाइट, जिसे हम नाइट ग्राइंडिंग कहते हैं आप लोगों की भाषा में, यानी कि दांतों को आपस में रगड़ना रात के समय, और हमारी भाषा में हम इसे ब्रक्सिज्म कहते हैं। ब्रक्सिज्म में पेशेंट को खुद पता ही नहीं होता कि वो टीथ ग्राइंडिंग करता है, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली डूइंग इन नाइट, सो ही डजंट नो हिमसेल्फ दैट ही हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ ब्रक्सिज्म। बट जब हम डेंटल चेकअप कर रहे होते हैं, पेशेंट हमारे पास अक्सर पेन या कोई और प्रॉब्लम के लिए आता है और हम उन्हें बताते हैं कि आपको तो ब्रक्सिज्म है, आपके सारे दांत घिसे हुए हैं, देन वो धीरे धीरे सोते टाइम जो भी उनके साथ सो रहे हैं वो बताते हैं पेरेंट्स बच्चे को या भाई बहन आपस में कि यस ये तो ग्राइंडिंग करते हैं। बट इसके लिए भी परेशान या पैनिक नहीं होना है, इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे अप्लाइंसेस आते हैं जिन्हें हम बना देते हैं, और टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट को ये आपको सॉल्व करने में बचपन में ही कंट्रोल करता है। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो उसके हिसाब से फिर बिहेवियरल काउंसलिंग भी दी जाती है। सो दीज वर दी फ्यू बैड ओरल हैबिट्स जो ज़्यादातर हम देखने के लिए हमें क्लिनिक पे अक्सर हम देखते हैं। एंड टुडे आई ट्राई टू ब्रीफ यू रिगार्डिंग दीज, ताकि समय रहते आप अपने बच्चों को इन प्रॉब्लम से बचा पाएँ, इन्हें सॉल्व कर पाएँ, ताकि आगे जाकर उन्हें किसी सोशल टीजिंग का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच। नमस्कार।